जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी अध्याय 2 पॉलिटी की, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने विविधता की समझ लेसन 1 देख चुका था। विविधता को हम समझने के लिए उसमें दोस्ती करना सीखे थे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। भारत इतना विविधताओं वाला देश कैसे बना। विविधता को समझाने के लिए हमें लद्दाख और केरल के 2 उदाहरण देकर के समझाए थे। यहाँ का रहन-सहन अलग था, यहाँ का रहन-सहन अलग था, यहाँ का खान-पान अलग था, यहाँ का खान-पान अलग था, यहाँ के अलग धर्म के लोग थे, यहाँ पे अलग धर्म के लोग थे। इनका रंग अलग था, इनका रंग अलग था, इनकी आजीविका अलग तरीके से चलती थी, इनकी आजीविका अलग तरीके से चलती थी। ये सभी इनकी भाषा अलग थी, इनकी भाषा अलग थी। ये सभी क्या थी? विविधता थी। अब दूसरा लेसन हम यही पढ़ेंगे कि विविधता एवं भेदभाव। विविधता क्या है और भेदभाव क्या है? इसको आसानी से समझेंगे कि विविधता कहाँ पे चलते-चलते भेदभाव का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी कि विविधता को हम कह सकते हैं अनेकता। विविधता को हम कह सकते हैं अनेकता। लेकिन यही विविधता कब भेदभाव का रूप धारण कर लेती है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 2 कारक हैं। वह 2 ऐसे इम्पोर्टेंट कारक हैं जिसके वजह से विविधता भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? भेदभाव में। तो इस लेसन में हम बहुत आसानी से समझेंगे कि जो हमारे आस-पास घटित घटना होती है, जो हमें अनुभव होता है, वह अनुभव हमारे समाज और हमारे आस-पास की असमानताओं से कैसे जुड़ा है, उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। ठीक है? एक ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों से अलग होते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई भी एक जैसा होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों का एक ग्रुप है, एक व्यक्ति अलग तरीके से है, तो आपका ग्रुप उस लड़के को क्या करेगा? चिढ़ाएगा, उसका मज़ाक उड़ाएगा। ठीक है? उन्हें किसी भी मतलब कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको शामिल नहीं करेंगे। इससे उसके अंदर क्या होगा? बहुत दर्द होगा, उसे गुस्सा आएगा, वह अपने आप को असहाय महसूस करेगा। आप सोचिए, यदि खुद आप इस बंदे की जगह रहते और ये कोई दूसरा ग्रुप होता, आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता, आपको किसी गतिविधि में भाग लेने नहीं देता, आपका हमेशा मज़ाक उड़ाता, आपको हमेशा चिढ़ाते, तो आप क्या करते? आपको भी ज़ाहिर-सी बात है, बहुत दुःख होता, आप अपने आप को असहाय महसूस करते। तो यही जो अनुभव आप लेते, यही अनुभव हमारे समाज की असमानताओं से कैसे जुड़ा हुआ है, उसको हम आसानी से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इसमें ये देखिए दिव्यांग हैं, ये अंधे हैं, यहाँ पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सभी क्या हैं? एक साथ हाथ जोड़ कर के खड़े हैं। यानी कि अनेकता में भी क्या है? एकता है, जो हम लोगों ने पहले लेसन में पढ़ चुका था। अनेकता में एकता को समझाने के लिए उस एनसीईआरटी ने बताया था कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा भारत में बहुत अधिक विविधता है, हम इसमें आसानी से फूट डाल के लंबे समय तक राज कर सकते हैं। लेकिन उनका यह रणनीति, ये षड्यंत्र अत्यधिक दिनों तक नहीं चला, लेकिन तकरीबन 200 साल तक हमारे भारत पर उन्होंने शासन किया। लेकिन भारत के लोगों ने दिखा दिया कि अनेकता में भी एकता का कितना बड़ा पावर होता है, और उन्होंने उन अंग्रेज़ों को मार भगाया। और भारत में इतनी सारी विविधता कैसे आ गई, इसको भी पहले वाले लेसन में मैंने एकदम बखूबी से बताया है। चलिए अब इसमें हम चलते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन-सी भाषाएँ बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। देखिए, पढ़ रहे हैं क्या हम? पॉलिटिकल साइंस। जोड़ किससे रहा है? भूगोल से। जोड़ किससे रहा है? इतिहास से। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान,
ये सभी चीज़ें क्या हैं? आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, बशर्ते हमें इन सभी विषयों को लिंक करके पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? मैथ भी जुड़ा हुआ है, बहुत लोग मैथ से डरते हैं। मैथ से डरते हैं। अभी हम इसी लेसन में उस मैथ वाले कंसेप्ट को लाएँगे जब आगे की लाइनों में पूर्वाग्रहों को देखेंगे। तो ख़ैर चलिए आगे की तरफ हम अग्रसर होते हैं। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने मुख्य धर्म हैं? 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है, पूरे संसार यानी पूरे पृथ्वी पर मुख्य धर्म 8 हैं और उस 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले लोग इस भारत में निवास करते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है? और यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? 1600 से अधिक। जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। उसमें पता चला कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। उसमें एक कहानी दिया गया था कि यदि आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, मात्र एक ही तरह का खाना है आलू, 2 ही तरह के जानवर हैं कौवा और हिरन, ये 2 ही कलर है लाल और पीला, इस तरह से कुछ था और आप वैसी जगह में रह कर के किस तरह की कहानियाँ लिख पाएँगे? आप कैसे पूरा दिन काटेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको अपने शब्दों में वर्णन करना था। तो वहाँ पर हमें यह महसूस होने लगा कि विविधता हमारे देश में है तो बढ़िया है, कम से कम हम समृद्ध तो हैं, अच्छे तो हैं, हमेशा बोरिंग फ़ील तो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। किस तरह की राय बना लेते हैं? खास तरह की राय बना लेते हैं। दोस्तों, अब देखिए जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह उनकी विचारधाराएँ हैं, हम उनके साथ रहते हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यदि वे हमारे तरह नहीं हैं तो हम वह लोग हमें अजीब और अपरिचित लगते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों है? यह सब मेन कारण है विविधता का। सपोज़ यदि आप मान लीजिए कि आप उत्तर भारत के हैं, कोई दक्षिण भारत का है, तो क्या दोनों की विचारधाराएँ एक हो सकती हैं? काफ़ी हद तक एक हो सकती हैं, लेकिन एक नहीं हो सकती हैं। तो आप उसके साथ कैसा महसूस करेंगे? असुरक्षित महसूस करेंगे। जब आप असुरक्षित महसूस करेंगे, तो यह सोचिए कि वह व्यक्ति का जो भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वह क्या है? हमारी जो भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वह क्या है? जब यही व्यक्ति नहीं सोच पाता है कि वह तो उसी माहौल में पला-बड़ा है, इसलिए उसकी सोच अलग है। हम इस माहौल में पले-बड़े हैं, इसलिए हमारी विचारधारा अलग है। जब इसी चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में हम एक विशेष तरह की राय बना लेते हैं, जो आगे चल के पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा समझाया हुआ है पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर यदि यहाँ पे 4 बॉक्स ऊपर दिए गए हैं और तकरीबन 4 बॉक्स नीचे दिए गए हैं। अब ये करिएगा कि आप लोग आधे से अधिक भारतीय
गाँव में रहते हैं। आपके हिसाब से सही है कि गलत है, ये आप लोग आठों में ट्रिक करिएगा। फिर अपने दोस्तों से कहिएगा कि वह भी इन आठों में ट्रिक करें। फिर एक अपने तीसरे दोस्त से कहिएगा कि वह भी इन आठों में ट्रिक करें और देखिएगा क्या सभी लोगों का जो ट्रिक है वह एक जैसा है या इक्का-दुक्का जो ऑप्शन इक्का-दुक्का जो लाइनें हैं उनका ट्रिक उसने सही किया, आपने गलत किया और किसी ने गलत किया। तो आखिर में आप तीनों लोगों की विचारधाराएँ कैसी हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है अज्ञानिक तरह देखते हैं, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी के बारे में जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में उसको बिठा लेते हैं, वही पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेती है। ज़्यादातर यह राय माइनस वाली होती है, अर्थात नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सबसे सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो दूसरी भाषाएँ महत्वपूर्ण नहीं लगेगी। यदि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपसे हिंदी में बात किया और दूसरा व्यक्ति आपसे इंग्लिश में बात किया, आपके दिमाग में पहले से ही यह फिट है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वह ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो हिंदी बोलते हैं वह अनपढ़ होते हैं, बहुत मतलब गँवार टाइप के होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। तो यह हम अपने दिमाग में पहले से ही फिट कर चुके हैं। जब आप क्या करेंगे, आपके अंदर यदि फिट है कि अंग्रेजी भाषा ही सबसे अच्छी भाषा है, तो आप दूसरी भाषाओं को तवज्जो नहीं देंगे। दूसरी भाषाओं को आप हीन तरीके से देखेंगे, कम महत्वपूर्ण उसको समझेंगे। ठीक है? आप उस भाषा की इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे अलावा अंग्रेजी के। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्राही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं। अब देखिए, धर्म विविधता है, चमड़ी का रंग विविधता है, जिस क्षेत्र से आते हैं विविधता है, जिस तरह वह बोलते हैं, भाषा है उनकी वह विविधता है, जिस तरह की उनकी पहनावा है वह विविधता है। लेकिन हम पूर्वाग्राही हो चुके हैं। जब पूर्वाग्राही हो चुके हैं तो धार्मिक विश्वास में भी पूर्वाग्राही करेंगे, उनके चमड़ी के रंग में भी पूर्वाग्राही करेंगे, जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी सोच के हम पूर्वाग्राही हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं उस बोलने की भाषा से भी हम पूर्वाग्राही हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उनके पहनावे से भी हम पूर्वाग्राही हैं। और यही कारण है कि विविधता भेदभाव का रूप अब धीरे-धीरे ले रही है। विविधता को हम आसानी से समझें, लेकिन हम जानते हैं कि उस व्यक्ति की यह विविधता है, लेकिन उस व्यक्ति से हम असमानता का भाव पैदा कर रहे हैं। उस व्यक्ति से हम यानी कि भेदभाव कर रहे हैं, जबकि जानते हुए कि वह विविधता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उसको उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। ठीक है? ये देखिए किस तरह से जो विविधता थी वह धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन उसका हो रहा है भेदभाव की तरफ। अब यहाँ पे देखिए लड़के और लड़कियों को लेकर के दिखाया गया है
भेदभाव का मतलब केवल यही नहीं होता है, लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव होता है कि लड़का ये होते हैं, लड़कियां ये होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती हैं। इन सभी चीज़ों को नीचे वाले लाइन में आसानी से बताया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? यदि आपसे पूछें हम कि एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? लेकिन इसमें सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं कौन सी बात है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब इस तालिका को हम लोग देखेंगे और इसमें हम चर्चा करेंगे किसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम साइंस पढ़ाएंगे और उस साइंस में हम बताएंगे एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट। फैक्ट नहीं, वो कंसेप्ट है, वह जो सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए इसमें इस तालिका को देखते हैं और इसको हम इस नीचे वाले लड़का और लड़की में भरते हैं। वे बहुत सुशील हैं, वे बहुत ही सुशील है। लड़के सुशील होते हैं कि लड़कियां सुशील होती हैं? तो आप यही कहेंगे कि लड़कियों में यह जाएगा। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। लड़के सौम्य और मधुर बात करते हैं तो कहेंगे नहीं, यह भी किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे? लड़कियों की कैटेगरी में। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, तो शारीरिक रूप से जब बलिष्ठ आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपका सीधे थॉट जाएगा कि यह लड़का हो सकता है। वे शरारती हैं, ये भी कहेंगे कि वे शरारती हैं, लड़कियां शरारती तो नहीं होती हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, तो आप जानते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छी चित्र बना लेती हैं, अच्छे से डांस कर लेते हैं। वे रोते नहीं हैं, यानी कि लड़कों में जाएंगे। वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, लड़के में जाएंगे। वे खान पान पकाने में निपुण हैं, लड़कियों में जाएंगे। वे भावुक हैं, लड़कियों में जाएंगे। इस तरह से हमने क्या किया कि अब यहाँ से हमारी इस सोच का अंदाजा लग गया कि हमारे माइंड में जो पूर्वाग्रह है वह किस तरह से फिट हुआ है। हम लड़कों को किस नज़रिए से देखते हैं, लड़कियों को किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए आगे की लाइनों में इसको आसानी से समझें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कि दिव्यांग है। लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। यह नई बात, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आप सोचिए यदि आप दिव्यांग की तरह होते, लंगड़े की तरह होते, तो आपके दिमाग में आपको जब लोग चिढ़ाते तो आप क्या करते? आपको कैसा लगता? ठीक है, ये जो है इसको लोग देख कर के घूरते हैं। ये जो पेंटिंग बना रहा है, लोग समझते हैं कि इसका पैर डगमगाया है, लेकिन वह लोग पैर की डगमगाने की वजह से यह भी सोचने लगते हैं कि इसका दिमाग भी डगमगा रहा होगा, इसका दिमाग भी डगमगाता होगा। लेकिन यह सब क्या है? पूर्वाग्रह है, गलत है। अब देखिए, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, उस शब्द को बदल बदल कर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है, खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाओं और विचार दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? अब देखिए, वहाँ पे था पूर्वाग्रह, अब पूर्वाग्रह विविधता भेदभाव में बदल रहा है पूर्वाग्रह से वजह से। अब पूर्वाग्रह धीरे-धीरे तब्दील हो रहा है रूढ़िबद्ध धारणा में। अब चलिए समझते हैं रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? हाँ, यहाँ पे समझाएगा। अगर हम इस कथन को लें, चलिए पहले उस तालिका वाले को देखते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आम तौर पर लड़के या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहते हुए उसे चुप कराते थे, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब देखिए, उन्हें बचपन से ही सिखाया गया
यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालाँकि लड़कों और लड़कियाँ दोनों का भी कभी-कभी रोने का मन करता है, ख़ासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे या उसका मज़ाक बनाएँगे। ठीक है। इसी तरह से वे मृदु, कोमल और मृदु स्वभाव की इस तरह से लेकर के वे सुशील है, आप अपने कथनों में लिख सकते हैं। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं, समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों और उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। लड़का है तो उसके लड़के की तरह देखना चाहेंगे, लड़की है तो उसको लड़की की तरह देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट हो गया है, पहले से ही हमारे अंदर फिगर डाल दिया गया है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं वह फैक्ट, वह कंसेप्ट चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने पहले कहा था। देखिए, यही कारण है कि अधिकतर आज की लड़कियां गृह विज्ञान यानी आर्ट साइंस लेती हैं। क्यों लेती हैं मैथ की जगह आर्ट साइंस? आर्ट की तरफ उनका रुझान अत्यधिक लड़कियों का होता है। क्यों? तो चलिए समझते हैं। जब कहा जाता है कि बच्चे मैथ में, मतलब मैथ में तेज होते हैं, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। इस बात को समाज में इतनी बार कहा गया है कि लड़कियां अपने आप को फील महसूस कराने लगती हैं कि सच बात है, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। और यही कारण है कि लड़कियां मैथ छोड़ करके आज गृह विज्ञान की तरफ अत्यधिक भगती हैं, अधिकतर लड़कियां। लेकिन अभी इस चीज को अपवाद में आगे की तरफ बताया गया है कि हमारे अंदर जिस तरह की धारणाएं हैं, जिस तरह की सोच है, उस धारणाओं को, उस सोच को, उस पूर्वाग्रह को, उस रूढ़िबद्ध रूढ़िबद्ध धारणा को लड़कियां तोड़ने में कामयाब हुई हैं। आज लड़कियां भी आसमान छू रही हैं। इसको हम समझेंगे क्लास 6 की पॉलिटी में ही, शायद दूसरे लेसन में, या क्लास 7 की पॉलिटी में भी हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे, चाहे इसी में समझा दिया होगा। अब देखिए रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। अब रूढ़िबद्ध धारणा कैसे बन जाती है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे एक क्लास है, एक लड़का उसमें का बहुत ही बेकार किस्म का है। हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्लास के बच्चे बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही झगड़ालू हैं। जब हम किसी एक की वजह से इस पूरे क्लास को एक छवि में बांध लेते हैं और एक पक्की धारणा बना लेते हैं, यही हो जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। कुछ लोगों की वजह से उस पूरे समूह को गंदा कर देना, ये हमारे लिए वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। उसके अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। उसके अंदर किस तरह की खास गुणें हैं, उसके अंदर क्या-क्या क्षमताएँ हैं जो दूसरों से अलग हैं, उस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा का पट्टी हमारे आँखों पे चढ़ गया होता है, हमारे दिमाग में फिट हो गया होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें काम करने से रोकती हैं जिनके करने की काबिलियत शायद हम में हो।
लड़कियों में काबिलियत है कि वह एरोप्लेन उड़ा सकती है, लेकिन हम इतनी बार इस बात को कह चुके होते हैं कि लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का काम नहीं करती। उसके में वह काबिलियत है, लेकिन यह काम करने से उसे रोक देती है। अब चलिए हम समझते हैं असमानता एवं भेदभाव को। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रही या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब देखिए, भेदभाव कब होता है? जब पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी लेने नहीं देते हैं, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय पीने नहीं देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का पहलू है। उनका धर्म अलग था, यह विविधता का पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर 2 गरीब था। यह विविधता का पहलू नहीं है, यह असमानता का पहलू है। विविधता का पहलू ये था कि उसका धर्म अलग था, उसका पहनावा अलग था, वह अलग जगह से आता था, लेकिन वह आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से वह पढ़ नहीं पाया था, वह गरीब था। तो यह विविधता का पहलू नहीं है, यह असमानता का पहलू है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यदि किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, गंदे कपड़े या फटे कपड़े पहना है, तो उसके साथ लोग दफ्तर में भेदभाव करेंगे, अस्पताल में भेदभाव करेंगे, स्कूल में भेदभाव करेंगे। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा-सा बॉक्स में दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा पर ही इस पॉइंट को दिया गया है। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। उसका मेन कारण क्या है? गरीबी। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया है कि वे रुचि नहीं लेते हैं लड़कियों को पढ़ाने में। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत ही अच्छी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। उसमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, बल्कि गरीबी है। ठीक है, तो इसलिए आप रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रही बनना छोड़ दीजिए। एक अच्छे और एक नए समाज का सृजन करिए। विविधता की पहलुओं को आसानी से समझिए, उसके पीछे का मेन कारण क्या है, उस चीज़ को समझिए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं, जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र में
के लोगों को करना पड़ता है। अब चलिए भेदभाव का सामना करने पर थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं। भेदभाव का सामना करने पर यहाँ पर अब बहुत अच्छे पॉइंट बताए गए हैं। अब आप इस चीज़ को समझेंगे तो विविधता एवं भेदभाव और असमानता को आसानी से समझ पाएँगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं भेदभाव का सामना करने पर। यानी कि आप इस पॉइंट को जब हम आप लोगों को बताएँगे तो उसमें आप अपने आप को सेंटर में रख कर के सोचिएगा कि यदि वहाँ पे मैं होता, वहाँ पे मैं होती तो कैसा लगता? कैसा मुझे फ़ील होता? कैसा अनुभव होता? उस चीज़ को आप महसूस करिएगा। जब उस चीज़ को महसूस कर लेंगे तभी आपका ये पढ़ा हुआ सार्थक आसानी से हो जाएगा, जो कभी भूलेगा नहीं और आप उसको अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए आगे की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। चलिए देखते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ते हैं पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगीरी करना, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। जो पढ़ाता है उसे अच्छा माना जाता है, जो बर्तन बनाता है उसे अच्छा माना जाता है, जो मछली पकड़ता है उसे अच्छा माना जाता है, जो बढ़ईगीरी करता है उसे अच्छा माना जाता है, जो खेती एवं बुनाई का काम करता है उसे अच्छा माना जाता है, उस काम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन वहीं पे जो दूसरे तरह का काम है, जो सफाई करता है, जो व्यक्ति कपड़ा धोता है, जो व्यक्ति बाल काटते हैं, जो व्यक्ति कचरा उठाते हैं, उन कामों को लोग कम महत्व देते हैं। समाज में उसको क्या किया जाता है? कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं, उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। किसका वह पहलू है? जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। जाति व्यवस्था के समूहों के लोगों को एक सीढ़ी की तरह रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जो देखो रखा गया, जो जाति व्यवस्था उसमें लोगों को एक सीढ़ी के रूप में रखा गया। जो ये वाला जाति कहता है मैं इससे ऊँचा हूँ, ये वाला जाति कहता है मैं इससे ऊँचा हूँ, यह वाला जाति कहता है मैं इससे ऊँचा हूँ, यह वाला जाति कहता है मैं इससे ऊँचा हूँ। इस तरह से एक सीढ़ी बनाया गया और ये सब आपस में लग झगड़ा करते रहे। यदि इसके साथ ये ऊपर वाला अन्याय कर रहा है, तो ये नहीं बोलेगा क्यों? क्योंकि इसके बजाय मैं बोलूँगा, चाहे ये नहीं बोलेगा इसके बजाय, क्योंकि यहाँ से मुझे हटा दिया जाएगा, ये ऊपर वाला मुझे हटा देगा। इस तरह से करते हुए इन लोगों में और ही तरह की झगड़ाएँ चलती गईं। जो जाति व्यवस्था का यह मतलबी कंसेप्ट था वह और ही दृढ़ मजबूत होता गया। अब चलिए समझते हैं और आगे की कहानी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊँचा जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा-सा एक बॉक्स में है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करने व उस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है उन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ऐसी जाति को सरकार किस वर्ग में रखती है? अनुसूचित जाति के वर्गों में। ठीक है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ़ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाँव से हटाने
की इजाज़त थी। उन्हें ऊँची जाति के लोगों के घर में घुसने, गाँव के कुएँ से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊँची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। उनको मतलब बहुत शुरू से ही उनको इन चीज़ों से वंचित रखा गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग करेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाएँ एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? इस चीज़ को आप लिखिएगा। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि कैसे भारत के एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझाने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। ये महाराष्ट्र में। चलिए आगे इस बॉक्स को देख लेते हैं, फिर उस कहानी को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 अर्थात 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीनें नहीं होती थीं, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। सबको समान निगाह से देखा। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। वह इस चीज़ को बढ़ावा देते थे, हम एक ऐसा समाज का सृजन करें जिस समाज में सब लोगों का इज्जत हो। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों का इज्जत हो और कुछ लोग दबते चले जाएं। बाबा साहब, यानी उनको एक और उपाधि मतलब नाम से जाना जाता है, बाबा साहब। बाबा साहब सिर्फ 9 साल के थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ 9 साल के थे तब उनको यह बहुत ही कड़ा अनुभव हुआ था। वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। ठीक, अब वह अम्बेडकर जी लिखते हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 महीना पहले इन्होंने अपने वहाँ से लेटर भेज दिया था अपने पिताजी के पास कि हम आने वाले हैं, ठीक है? आने वाले हैं, लेकिन वह लेटर उनके पिताजी के पास नहीं पहुंच पाया था, उनके नौकर के पास भी शायद नहीं पहुंच पाया था। वे दोनों लोग को मालूम नहीं था कि अंबेडकर जी हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति उनको लेने के लिए स्टेशन पे नहीं आया। उन्होंने वहाँ पे घंटों इंतज़ार करते हैं स्टेशन पे। जब स्टेशन पे इंतज़ार करते हैं तो जो स्टेशन मास्टर होता है वह देखता है और इन लोगों को परेशान होते हुए देखता है, तो स्टेशन मास्टर आकर के पूछता है, उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे। कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टेशन मास्टर ने हमसे टिकट मांगे और हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम क्यों रुके हुए थे, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं।
निश्चित स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल ही सोचे हमारे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई में प्रांत बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे का अचानक परिवर्तन हो गया। उनके चेहरे की रंगें उतर गईं। वे एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप रहा था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर आया था। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। सोचिए यदि आप उस जगह पे होते जब सूर्य डूब रहा हो, अंधेरा हो रहा हो, आपको पता नहीं है कोरेगांव कहाँ है, स्टेशन मास्टर भी आपको छोड़ कर के चला जाए, आपके घर से भी कोई लेने न आए और सिर्फ आप 9 साल के हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप कैसा महसूस करेंगे? आप इसको अपने आप को सेंटर में रख कर के सोचिए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले लिया। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट के आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि मैं महार हूँ। उसका पता सब लोगों को चल गया था। कोई भी गाड़ीवान, बैलगाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने के लिए भी तैयार थे, फिर भी कोई गाड़ीवान तैयार नहीं हो रहा था। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल-तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? बताइए, समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें? कल्पना करके देखिए कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। दोस्तों, इसके आगे की कहानी बता रहा हूँ कि क्या होता है कि एक गाड़ीवान तैयार होता है, लेकिन वह कहता है मैं दोगुने किराया लूँगा, लेकिन ये बैलगाड़ी तुम लोगों को ही चला कर के लेके जाना पड़ेगा। अम्बेडकर जी और उनके भाई खुद दोगुने किराए देते हैं। बैलगाड़ी वाला पैदल चलता है और वे लोग बैल पर बैठ कर के बैल को हाँकते हुए लेकर के चलते हैं। इसकी आगे की कहानी हो सकता है मैं किसी और पार्ट में आसान अच्छे से बताऊँ। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें। आपको छूने से मना करें, आपको आपको पानी न पीने दें। यह छोटी-सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कोई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है, जो दूसरों को मिलता है। चलिए, अब क्या होता है, अब उसी जो भेदभाव हुआ, असमानता हुआ, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से अब उस असमानता के लिए उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया कि उस असमानता को हटाया जाए। अब यहाँ पर इसने किसी और चीज़ का उदाहरण लिया है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए किया गया। संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया,
उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसा कि पहले बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसा हम लोगों के पास भी होना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उसकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे। जो लोग संविधान को लिख रहे थे, वह इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसा डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद होते हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि संविधान विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें कहा गया है कि कोई भी भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष संविधान की उद्देशिका में दिया गया है। जब हम इसको क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता की समझ, उसमें हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दोस्तों, अब यह लेसन समाप्त होता है। यहाँ पे संविधान की उद्देशिका दी गई है, संविधान की प्रस्तावना दी गई है। संविधान की प्रस्तावना को चलिए एक बार पढ़ करके और इस पाठ का समापन करते हैं। इसमें दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।